हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को लाभ होगा। ये 12th बोर्ड में तो उपयोगी है ही, नीट जी मेंस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में उपयोगी तो है ही। इसके अलावा जो रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेव स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो इसमें पहला मैं क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव मिश्रण में प्रत्येक द्रव घटक को किस विधि से उसके क्वथनांक पर उबालकर पृथक कर सकते हैं। किसी द्रव मिश्रण में प्रत्येक द्रव घटक को किस विधि से उसके क्वथनांक पर उबालकर पृथक कर सकते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक द्रव घटकों का मिश्रण है, उस मिश्रण में से प्रत्येक द्रव घटक को किस विधि से उसके क्वथनांक पर उबालकर पृथक कर सकते हैं। गिव नेम ऑफ मेथड बाय विच वी सेपरेट ईच लिक्विड कंपोनेंट्स फ्रॉम दियर मिक्सचर। ठीक है, गिव नेम ऑफ मेथड बाय विच वी सेपरेट ईच लिक्विड कंपोनेंट फ्रॉम दियर मिक्सचर। तो वो कौन सी मेथड है? प्रभाजी आसवन है। कौन सी मेथड है वो? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे 2 या 2 से अधिक द्रवों का मिश्रण है, ठीक है, बहुत सारे द्रव उसमें मिले हुए हैं, तो उसमें प्रत्येक द्रव घटक को अलग अलग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कर देते हैं कि उन 2 या 2 से अधिक द्रवों के मिश्रण को एक फ्लास्क में, जो प्रभाजी आसवन का फ्लास्क है, उसमें भर लेते हैं। फिर उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं और गर्म करते हैं। तो प्रत्येक द्रव घटक वाष्प अवस्था में अपने अपने क्वथनांक पर प्रभाजक स्तंभ में एकत्रित हो जाएगा। जैसे ABC, ए का क्वथनांक है 40, बी का 60 और सी का 80। तीनों के क्वथनांक अलग अलग हैं, तो तीनों अपने अपने क्वथनांक पर उबल करके वाष्प के रूप में प्रभाजक स्तंभ ABC में आ जाएंगे और उन प्रभाजक स्तंभ को हम उसमें से अलग कर लेंगे और इस तरह से उनकी वाष्पों को संग्रहित करके द्रव में बदल लेंगे। इस प्रकार से उस मिश्रण में से द्रव घटकों को अलग अलग कर लेते हैं। तो याद करें, 2 या 2 से अधिक द्रव घटकों के मिश्रण में से प्रत्येक द्रव घटक को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। परंतु आपको यहाँ मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12th बोर्ड में और विभिन्न कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ऐसे मिश्रण का नाम बताइए जिसके दोनों द्रव घटकों को प्रभाजी आसवन से ही पृथक नहीं कर सकते। अब लो, ये 2 द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण है जिसको प्रभाजी आसवन के द्वारा ही पृथक नहीं कर पाते। गिव नेम ऑफ मिक्सचर इन विच बोथ लिक्विड कंपोनेंट्स डू नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो कौन सा मिश्रण है? वो स्थिर क्वाथी मिश्रण है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक ऐसा मिश्रण होता है 2 द्रव घटकों का जिसके द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान संघटन होने से तथा एक निश्चित तापक्रम पर उबलने से वो प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे 2 द्रव घटकों का कौन सा मिश्रण है जिसे प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? 2 द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण, 2 द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण है जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान संघटन होता है। क्या होता है? समान संघटन होता है तथा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं।
तथा एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं, उबलते हैं एवं दोनों द्रव घटकों को प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते हैं। दो द्रव घटकों का ऐसा मिश्रण क्या होता है, ये स्थिरक्वाथी मिश्रण होता है जो जिसका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में क्या होता है, समान संघटन होता है। और जब इसको हम उबालते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण को, तो उनके दोनों द्रव घटक एक निश्चित ताप पर एक साथ उबलकर वाष्प में चले जाते हैं। और ठंडा करते हैं तो दोनों द्रव घटक एक साथ ठंडे होकर के द्रव में बदल जाते हैं। ये समस्या है, तो ये स्थिरक्वाथी मिश्रण होता है। ठीक है। दोज मिक्सचर इन विच सेम कंपोजिशन रिमेन इन लिक्विड एंड वेपर फेज and boil at same temperature and do not separate by fractional distillation। ठीक है, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट, प्रभाजी आसवन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि स्थिरक्वाथी मिश्रण के क्या क्या उदाहरण हैं। स्थिरक्वाथी मिश्रण के कोई दो उदाहरण दीजिए जो कि प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो स्थिरक्वाथी मिश्रण के दो उदाहरण देते हैं। स्थिरक्वाथी मिश्रण के दो उदाहरण दीजिए। गिव 2 examples of azeotropic mixture। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, स्थिरक्वाथी मिश्रण के दो उदाहरण दीजिए। तो वो उसके दो उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है 95% एथिल एल्कोहल व 5% जल का मिश्रण। ये शर्करा के किण्वन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, शर्करा के किण्वन से प्राप्त 95% एथिल अल्कोहल व 5% जल का मिश्रण। ये शर्करा के किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा के किण्वन से प्राप्त, ठीक है, किसका मिश्रण, 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर। ये किससे प्राप्त होता है, ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ठीक है, ये स्थिरक्वाथी मिश्रण ऐसा संगठन है, ये संगठन बनाना पड़ेगा कि अगर हम एथिल अल्कोहल 95% और 5% जल को उबालें तो एक साथ ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हैं। कितने ताप पर उबल जाते हैं दोनों, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साथ उबल करके किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। और इनको ठंडा करते हैं तो एक साथ ये द्रव में संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका वाष्प एवं द्रव दोनों प्रावस्थाओं में क्या हो गया, समान संगठन हो गया। क्या हो गया, समान संगठन हो गया। ठीक है, तो वास्तव में ऐसे स्थिरक्वाथी मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण है 68% नाइट्रिक अम्ल, 68% नाइट्रिक अम्ल प्लस 32% जल का मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर, ये दोनों का मिश्रण 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक साथ उबल करके क्या बनाता है, वाष्प बनाता है। दोनों द्रव घटकों को
दोनों द्रव घटकों का जो मिश्रण है गर्म करेंगे तो 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल करके एक साथ वेपर बनाता है। क्या बनाता है? वाष्प। और ठंडा करते हैं तो एक साथ ही द्रव में संग्रहित हो जाते हैं। तो इनका द्रव एवं वाष्पावस्था, लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों में समान संगठन, सेम कंपोजिशन रहने के कारण हम इनको प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। ओके, मैंने ये दोनों उदाहरण आपको बताए स्थिरक्वाथी मिश्रण के। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसके अणुसंख्य गुणधर्म? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। किसके अणुसंख्य गुणधर्म? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब अब विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म है किस पर निर्भर करते हैं? घोले गए विलेय की मात्रा। ठीक है, घोले गए विलेय की मात्रा कणों ऑब्लिक मूलों की संख्या। घोले गए विलेय की मात्रा कणों या मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कणों ऑब्लिक मूलों की संख्या, वो आयनों की संख्या। ठीक है, कणों, मूलों, आयनों, अणुओं। ठीक है, कणों में सारी चीज आ जाएंगी। कणों में क्या क्या आ जाएंगे? आयन आ जाएंगे। ठीक है, अणु आ जाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। ये अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं? घोले गए विलेय की मात्रा। ज्यादा मात्रा घोलेंगे तो उसके उतने ही ज्यादा अणुसंख्य गुणधर्म होंगे। ठीक है, और उसमें आयनों की संख्या, मूलों की संख्या ज्यादा होगी तो उसके उतने ही ज्यादा अणुसंख्य गुणधर्म होंगे। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? घोले गए कणों विलेय की मात्रा, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और किस पर निर्भर नहीं करते? ये निर्भर किस पर नहीं करते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर नहीं करते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर नहीं करते? किस पर निर्भर नहीं करते? किस पर निर्भर नहीं करते हैं? तो ये देखेंगे कि ये किस पर निर्भर नहीं करते हैं। Colligative properties of solution do not depend on following। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विलेय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति, विलेय की संरचना, विलेय के संगठन, विलेय के संगठन पर निर्भर नहीं करते। ये इन पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करते? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, कि क्या उसकी क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या संगठन है, इस पर ये निर्भर नहीं करते। ओके, अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल NaCl, 1 मोल कॉपर सल्फेट CuSO4 के अणुसंख्य गुणधर्म समान है क्यों? इन दोनों के अणुसंख्य गुणधर्म समान क्यों हैं? सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज remain in 1 mole NaCl, 1 mole कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 मोल NaCl और 1 मोल कॉपर सल्फेट के अणुसंख्य गुणधर्म समान है क्यों? जबकि दोनों के विलयनों के रंग भिन्न भिन्न है। NaCl का जो विलयन है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीला रंग का होता है। ध्यान रखें, कौन से रंग का होता है? नीला रंग का होता है। तो इन दोनों के अणुसंख्य गुणधर्म फिर भी समान है क्यों? तो इसका आंसर हम पढ़ेंगे कि NaCl में कितने आयन है? 2, और कॉपर सल्फेट में भी कितने आयन है? 2। ठीक है, दोनों में आयनों की संख्या समान है। तो आयनों की संख्या समान होगी तो मैंने अभी आपको बताया कि घोले गए विलेय की कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और आयनों की संख्या जब समान होगी तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों विलयनों में आयनों की संख्या समान है। ठीक है, दोनों विलयनों में आयनों की संख्या समान है। तो आयनों की संख्या समान है। सेम आयंस रिमेन इन बोथ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही सॉल्यूशन है समान आयनों की संख्या रखते हैं। ठीक है, इसलिए इनके अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? समान है। भले ही यहाँ NaCl में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इसके रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं कर रहे। किस पर निर्भर नहीं कर रहे? ये वास्तव में विलेय के संगठन, रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं कर रहे। कौन से संगठन पर? रासायनिक संगठन उसका क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, रासायनिक संगठन पर ये निर्भर नहीं करते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसा रंग है उसका। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। घोले गए कणों की संख्या या आयनों की संख्या या विलेय कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं ये अणुसंख्य गुणधर्म। लेकिन NaCl में 2 आयन है, कॉपर सल्फेट में भी 2 मोल आयन है, दोनों में 2-2 मोल आयन है। कहने का मतलब NaCl में कितने आयन है? NaCl में Na+ और Cl- ये आयन है, और कॉपर सल्फेट में Cu2+ और SO4 के ऊपर 2-, यानी इसमें भी आयनों की संख्या 2 है। 2 आयन है, दोनों में 2-2 मोल आयन है। तो 2-2 मोल आयन होने से इनके अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। ओके, तो आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात हम करते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक, हिमांक व परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी या ऐसे लें, कोई द्रव कब उबलता है। ठीक है, कोई द्रव कब उबलता है? एनी लिक्विड बॉयल एट डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है, तो उस टेम्परेचर का आपको मतलब कब उबलता है उसका कंडीशन बतानी है। तो कब उबलता है? वो अपने क्वथनांक पर उबलता है। किस पर उबलता है? क्वथनांक पर। कोई द्रव कौन से क्वथनांक पर उबलता है? कोई द्रव
अपने उस क्वथनांक या ताप पर उबलता है जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडलीय गैसों के दाब, वायुमंडलीय गैसों का दाब कितना होता है? एक वायुमंडल, ठीक है, एक वायुमंडल यानी 1 ATM के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव उस ताप पर या क्वथनांक पर उबलता है। ठीक है, कोई भी द्रव कब उबलता है? कोई द्रव अपने उस क्वथनांक या ताप पर उबलता है जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडलीय गैसों के बाष्प दाब अर्थात एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव उस ताप पर उबलता है। ठीक है, एनी लिक्विड बॉयल एट डेफिनेट टेम्परेचर at which vapor pressure of it is equal to the vapor pressure of atmospheric gases, that is 1 ATM। ठीक है, 1 ATM यानी 1 वायुमंडल के बराबर हो जाता है वायुमंडलीय गैसों के वेपर प्रेशर के उस डेफिनेट टेम्परेचर पर उबलता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्यों उबलता है? ठीक है, वाटर इज बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई। ठीक है, जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों उबलता है? तो इसका सफिशिएंट आंसर क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का बाष्प दाब, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पता है जल उबलेगा तो बाष्प बनाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल नहीं रहेगा, वो बाष्प में बदल जाएगा और वायुमंडलीय गैसों में मिश्रित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जल का बाष्प दाब वायुमंडलीय गैसों के बाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वाटर इज बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का बाष्प दाब वायुमंडलीय गैसों के एक ATM दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is equal to the 1 ATM pressure of atmospheric gases। ठीक है, जो वायुमंडलीय गैसों का 1 ATM दाब होता है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसके इक्वल हो जाता है, तो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई द्रव कब उबलता है और कोई मतलब जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्यों उबलता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल अपना जो बाष्प दाब करेगा वो वायुमंडलीय गैसों के बाष्प दाब के बराबर कर लेता है, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब बात करते हैं कि जल में
शक्कर मिलाने से क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, what is changing in boiling point of water when mix sugar in it? मतलब क्या क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है जब हम इसमें क्या मिला देते हैं? हम शुगर मिला देते हैं। तो शुगर मिलाने पर उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बिकम इंक्रीज। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही हम नमक मिलाएंगे जल में, ठीक है, कोई भी पदार्थ मिलाएंगे जल में तो उसके क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसा क्यों? जल में नमक या शक्कर मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है? इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में शक्कर मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है? इसका मुख्य कारण यह है कि जल में शक्कर मिलाएंगे तो जो विलयन बन जाएगा वह विलयन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता नहीं है। अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वाष्प दाब, उस विलयन का, जल में शक्कर मिलाने पर जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय गैसों के 1 atm दाब के बराबर नहीं होता। तो इसका मेन रीजन क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में शक्कर मिलने से निर्मित विलयन या घोल अपना वाष्प दाब 1 atm नहीं कर पाता। 1 atm नहीं कर पाता। या इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल में शक्कर मिलाने पर जो घोल बन गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वाष्प नहीं बनाता है, क्योंकि उस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय गैसों के वाष्प दाब 1 atm के बराबर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये रीजन है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्यूशन containing sugar and water do not attain its vapor pressure equal to atmospheric vapor pressure 1 atm। ठीक है, एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल नहीं पा रहा है तो 100 से हमें ज्यादा उबालना पड़ेगा, तब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय गैसों के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परंतु 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उसका वाष्प दाब 1 atm के इक्वल, यानी 1 atm मतलब वायुमंडलीय गैसों के दाब
वायुमंडलीय गैसों का दाब कितना होता है, एक वायुमंडल याद कर लें 1 atm के बराबर हो जाता है, 1 atm के बराबर हो जाता है। ठीक है, वट एट मोर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। जो वायुमंडलीय गैसों का दाब है उसके बराबर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर। तो ऐसी कंडीशन में उसका वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जल में शक्कर मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपको वीडियो इतनी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइबर एंड शेयर करें। ठीक है, इससे सभी टाइप के कंपटीशन का फ़ायदा लें। इसमें से RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, साइंस, कांस्टेबल, पुलिस, सारे एग्जाम जितने भी हैं कंपटीशन उसमें क्वेश्चन आते हैं। B.Ed, BSTC वगैरह जितने भी कंपटीशन हैं उन सब में आते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।